Welcome back everybody. This is our third video in question bank slash numerical series for chapter magnetic effects of current for class 10. Till now we have made two videos in this series and covered 20 questions. Now in this series we will go in this video we will go forward and cover the remaining questions, and if possible we will try to complete this particular exercise. This exercise has around 47 questions in up in this and one more video, so that then we can start another exercise which has also around 50 to 60 questions. So at least in combined we'll be doing around 100 questions for this chapter. And if you have not watched our previous videos, then you can check it out on our YouTube channel. The name of the channel is Point Basic, and there is a playlist on our channel with name as Class 10 Physics. There you can find out all your chapters related to physics part of your class 10, and we have made theory videos on them and numerical and question bank videos on them. So you can find all of that stuff there. And if you like our work, then please do like these videos, share this video, and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more you give your feedback in comment section, more we can improve our content, and it is a zero cost way for you to support us. So please do share these videos with your friends, your classmates, and ask them to subscribe our channel. With this, let's start today's video. We will be starting with question number 21. We have covered up to 20. So this was the previous question, question number 21 or 20, where we had to find the direction of the magnetic field. We discussed it in a quite of detail. So now let's move to question number 21. So 21. So write one application of Fleming's left hand rule. So first of all, Fleming left hand rule क्या होता है? तो जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके आपको थंब, फर्स्ट फिंगर एंड जो मिडल फिंगर होती है या जिसको आप सेकंड फिंगर बोल सकते हो, इन सबको आपको क्या करना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मीन्स ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनको आपको ऐसे एडजस्ट करना। तो देन जो थंब होगा, थंब डिनोट करेगा फोर्स को, जो आपकी फर्स्ट फिंगर होगी वो डिनोट करेगी फील्ड को, यानी कि कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी मिडल फिंगर या सेकंड फिंगर होगी वो डिनोट करेगी करंट को। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फोर्स फील्ड करंट। और इस करंट की जगह पे आप चार्ज पार्टिकल को भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप अगर इलेक्ट्रॉन है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे रिवर्स डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा। एंड अगर प्रोटॉन मूव कर रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो वो सेम डायरेक्शन में ही करंट होगा जिस डायरेक्शन में तो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है। एंड जो करंट की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है? लेंथ की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे आप करंट की जगह लेंथ भी ले सकते हो। एक्चुअल में यहाँ पे लेंथ ही होता है, बट लेंथ की एज पर कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती इस केस में, तो हम लेंथ की डायरेक्शन वही लेते हैं जो वहां पे करंट की डायरेक्शन। सो ये तो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया। नाउ हमें इसकी एक एप्लीकेशन लिखी। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी? विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, with the help of Fleming's left hand rule, we can find
डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a current carrying conductor or moving charge particle. अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हो इन दोनों पे, प्रोवाइडेड वी आर गिवन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and direction of current. So आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करके फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको फील्ड की और करंट की डायरेक्शन गिवन। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये एक मल्टी पार्ट क्वेश्चन है। So let us clear. So 22 में मेंशन है एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद हमें फॉलोइंग चीजों का आंसर करना है। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर डिपेंड्स। सो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो जब आप उसको दूसरे मैग्नेट की फील्ड में रखोगे तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। मीन्स उस पर अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो हमें वो फोर्स ही बताना है, वो फोर्स किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो हमने फोर्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी फॉर्मूला कवर किया हुआ है, दैट इज VIL साइन थीटा। तो फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। मीन्स इस पार्ट 1 का ये इसको आप ये बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। बी में करंट पे डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। नंबर 3, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है। एंड एज ऑलवेज अगर लेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। आगे अगर फील्ड को कम करते हो आप तो फोर्स कम हो जाएगा, करंट को कम करते हो तो फोर्स कम हो जाएगा, लेंथ को कम करते हो तो फोर्स कम हो जाएगा। तो हमने मैग्नीट्यूड आंसर कर दिया, हमने फैक्टर्स को आंसर कर दिया, और एक फोर्थ फैक्टर भी आता है यहाँ पे, एंगल थीटा। और ये एंगल किस किस के बीच होता है? बिटवीन लेंथ एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एंड थीटा के साथ वेरिएशन क्या आता है? इफ थीटा इज 0 और 180, उसका मतलब हो जाता है फोर्स इज 0। इफ थीटा इज 90 डिग्री, उसका मतलब होगा फोर्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स लगेगा, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एंड इफ थीटा इज 270, देन फोर्स इज नेगेटिव। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए इस सिचुएशन में, अगर आपके पास ये तीनों है तो, और आपसे ये पूछा जाए कि मिनिमम फोर्स कहाँ पे लग रहा है, तो आपको ये नेगेटिव देख के इसको मिनिमम नहीं बताना है, 0 फोर्स ही मिनिमम रहेगा। ये जो नेगेटिव है ये डायरेक्शन शो करता है कि अगर आपका पॉजिटिव फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो जो नेगेटिव फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे नेगेटिव का जस्ट ये मीनिंग है, फिजिक्स के अंदर नेगेटिव का मीनिंग 0 से छोटा नहीं होता,
नेगेटिव जस्ट डायरेक्शन शो करता है फिजिक्स में। जैसे आपके पास जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, जब भी आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो तो उसमें आप एक्स वाई, अगर हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें हम एक्स वाई लेते हैं। दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन। तो जब हम इसको यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड करते हैं, दिस इज माइनस एक्स डायरेक्शन, और जब हम इसको वाई को नीचे फर्दर लेके जाते हैं, दिस इज माइनस वाई डायरेक्शन। सो मैथमेटिक्स में यहाँ पे जो नंबर 0 है और यहाँ पे जो नंबर -1 है, वो -1 0 से छोटा है। बट इन फिजिक्स ये -1 जस्ट डिनोट क्या करता है कि यहाँ पे जो 1 है ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स 0 होगा, ना कि नेगेटिव। ओके, आपको ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। फिजिक्स में नेगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, नॉट एक्चुअली लेस देन 0। ओके, तो हमने फैक्टर्स को स्टडी कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने स्टडी कर लिया, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा हम यहाँ पे रह गया कि मैक्सिमम जब थीटा 90 डिग्री होता है तो जो फोर्स की वैल्यू आती है इस केस में, लेट मी रब दिस, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आती है दैट इज एफ मैक्स, और वो आती है बी आई एल, क्योंकि साइन 90 है, साइन 91 हो जाता है। और जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू आती है दैट इज माइनस मिनिमम वैल्यू 0, और डायरेक्शन वाइज मिनिमम वैल्यू आती है -b। ओके, ये एक्चुअल मिनिमम वैल्यू है और ये डायरेक्शन वाइज मिनिमम वैल्यू है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हमारे इसके 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 3, ये पूछा गया है कि कौन से रूल की हेल्प से वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। When we are asked that we have to find direction of motion of conductor, it means that we have to find the direction of force। जब आपको मोशन ऑफ कंडक्टर पता करना है तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करना है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये क्या है हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो को रिकैप करके थोड़ा रिवाइंड करके पीछे से देख सकते हो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है और उसकी हेल्प से आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको बाकी की चीजें गिवन। सो अब ये मेंशन है कि इनिशियली कोई फोर्स है, एक सेटअप है हमारे पास, और उसने इनिशियली उसमें लेफ्ट टू राइट फोर्स लग रहा है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सो दैट हम थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए। तो अभी हम 22 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करें, और यहाँ पे बिकॉज हमें डायरेक्शन से डील करना है तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं अपनी। ये हम y डायरेक्शन लेंगे, दिस इज आवर x डायरेक्शन, और जो आउट ऑफ स्क्रीन होगी उसको हम z बोलेंगे, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट है और ये राइट है। तो मीन्स अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मीन्स हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो हम -x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ जो फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, राइट टू लेफ्ट एक्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखा गया है। तो राइट टू लेफ्ट एक्ट कर रहा है मीन्स -x डायरेक्शन में, तो जो फोर्स है वो -x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने -x और उसके ऊपर जो कैप टाइप लगा है ये डायरेक्शन डिनोट करने के लिए है कि -x डायरेक्शन मीन्स एक टाइप से शॉर्ट करते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, हमने कुछ चेंजेस किए। पहला चेंज क्या है, डायरेक्शन ऑफ B इज रिवर्स्ड, B की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ओके, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, नाउ प्रोवाइडेड हमें ये पता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो कैसे डिसाइड होती है। अगर हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वो
लेंथ की डायरेक्शन से और फील्ड की डायरेक्शन से डिसाइड होती है फोर्स की डायरेक्शन। ओके, और लेंथ की हमें नॉर्मली डायरेक्शन गिवन नहीं होती, तो इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं, करंट की डायरेक्शन लेते हैं। करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन से हम डिसाइड करेंगे फोर्स की डायरेक्शन। और अब हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है -x। तो अब हमारे पास हमें करंट की डायरेक्शन नहीं पता एंड ना हमें फील्ड की डायरेक्शन पता है। हमारे पास ये दो चीजें अननोन है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हमारा फिर से जो हमारा ट्राइंगल है एक्स वाई जेड का डायरेक्शन के लिए ये हम बनाते हैं। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे कोई ऐसी दो वैल्यूज हैं जिनके जिनसे हमें -x मिलता है। तो -x हमें कैसे मिल सकता है, -x आने के लिए पहली बात यहाँ पे माइनस लिखा गया है, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना होगा। मीन्स यहाँ ऐसे डायरेक्शन, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलती है। तो अगर हमें नेगेटिव x चाहिए तो हमें जो वैल्यूज होगी वो हमारी z और y होगी, कि हम z से y पे जाएंगे तो हमें नेगेटिव x मिलेगा। मीन्स अगर हम z से ऐसे y करेंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव x। अभी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर हम y से z पे भी जा सकते हैं, बट अगर हम y से z जाते हैं मीन्स हम पहले y को लिखते हैं और फिर z को लिखते हैं तो हमें x मिलता है। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि आप किससे स्टार्ट कर रहे हो, किस पे एंड कर रहे हो, और इस ऑर्डर को हमने एक्सप्लेन किया हुआ हमारी प्रीवियस वीडियोस में, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आपको किससे स्टार्ट करना और किस पे एंड करना ये जरूरी है, ये मैटर करता है। इट्स नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है कि यहाँ पे आप 1 इंटू टू इज इक्वल टू 2 इंटू 1 कर दोगे तो वो सही रहेगा। इसको ये वेक्टर मैथमेटिक्स है, यहाँ पे ऐसा वर्क नहीं करता कि आप ऑर्डर को चेंज कर दो। तो यहाँ पे आपको z इंटू वाई ही करोगे तभी आपको -x मिलेगा। अगर आप y इंटू जेड कर दोगे तो आपको +x मिलेगा, बिकॉज आप फिर साइकिल में, प्रॉपर साइकिल में जा रहे होगे, अभी आप रिवर्स साइकिल में जा रहे हो। तो हमारे पास z इंटू वाई आ जाता है, और पहले हमारे पास क्या था, i था और फिर b था। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये बोला गया है कि फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है। मीन्स y को क्या बना दिया गया, -y बना दिया गया है। तो जो हमारा न्यू केस है दैट विल बी z करंट है और इसको बना दिया गया है -y। तो हम क्या करते हैं, माइनस आप बाहर ले सकते हो, z क्रॉस यहाँ पे y आएगा, और z क्रॉस y आपको देता है फिर से -x देगा। तो माइनस ऑफ -x यानी कि x। तो पहले फोर्स x -x में था, अब फोर्स किस में चला गया, x में। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल आल्सो बी रिवर्स्ड। और ये सेम चीज आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हो कि आप जो आपकी जो फील्ड वाली फिंगर है, जो कि आपकी फर्स्ट फिंगर होती है, अगर आप उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ओके, अभी यहाँ पे आपको हम मतलब कि वो हैंड रोटेशन करके नहीं दिखा सकते, बट अगर आप अपने लेफ्ट हैंड लेते हो, लेफ्ट हैंड में जो आपका थंब होता है, जो कि हमने फ्लेमिंग रूल्स आपको पहले बताया है, जो आपका थंब होगा वो फोर्स दिखाता है, फर्स्ट फिंगर आपकी दिखाती है फील्ड, और जो आपकी सेकंड फिंगर होती है वो दिखाती है आपका करंट। तो यहाँ पे आपका जो करंट की डायरेक्शन है उसको आपको एज इट इज रखना है, और जस्ट आपकी जो फील्ड की डायरेक्शन है उसको चेंज रिवर्स करना है। तो आपको अपने हैंड को रोटेट करना पड़ेगा, तो उस केस में आपका फोर्स की डायरेक्शन भी रोटेट हो जाती है 180 डिग्री से, मीन्स रिवर्स हो जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आपको थोड़ा मैथमेटिकल वे में यूज करना पड़ता है, और दूसरे में आपको फ्लेमिंग्स रूल का यूज करके आप बता सकते हो। बट किसी की भी डायरेक्शन अगर रिवर्स होती है तो बाकी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ये एक बेसिक सा कंक्लूजन। सो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसी पे कि आप क्या करते हो
करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो हमने ये ओरिजिनल कंक्लूजन निकाला था कि ओरिजिनल कंक्लूजन हमारा ये है। अब आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया अगर, तो अब करंट हो जाएगा माइनस जेड डायरेक्शन इनटू फील्ड डायरेक्शन। तो सेम आप माइनस बाहर ले लोगे तो ये माइनस ऑफ माइनस एक्स आएगा और ये आपके पास एक्स डायरेक्शन आ जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल आल्सो बी रिवर्स। ये सभी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हो और आपके सिलेबस में वही मेंशन है। ये जो हमने अभी आपको करके दिखाया, इसको आप अपने एक टाइप से वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज ये प्रॉपर मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे आपके मिस्टेक करने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, वहां पे आप रोटेशन में मिस्टेक्स कर सकते हैं। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे एक तरफ मूव करते हैं। So 23 में मेंशन है, स्टेट whether an alpha particle will experience any force in magnetic field if particle is placed at rest, moving in magnetic field parallel to lines and moves in magnetic field perpendicular to field lines. Justify the answer. So इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला हम यूजिंग कर सकते हैं जो हमने स्पेसिफिकली चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। और दूसरा हम कर सकते हैं जो हमने कंडक्टर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था बी एल साइन थीटा। दोनों से हम सोल्व कर सकते हैं। अभी हम इसको सेकंड वाले से सोल्व करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में सेकंड वाला फॉर्मूला ही मोर प्रोफाउंडली मेंशन किया गया, फर्स्ट फॉर्मूला इतना मेंशन नहीं किया गया। तो हम फर्स्ट वाले से नहीं करेंगे, हम सेकंड वाले से सोल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हीलियम पार्टिकल होता है क्या, अल्फा पार्टिकल सॉरी। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसका सिंबल ऐसा होता है एंड दैट इज जो इसका आप ये बोल सकते हो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होता है हीलियम पार्टिकल का रिप्रेजेंटेटिव, हीलियम एटम का रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि इससे दोनों इलेक्ट्रॉनों को छीन लेते हैं और ये हो जाता है 4He2 पॉजिटिव। मीन्स इसके पास 2 प्लस का चार्ज होता है, 2 का पॉजिटिव चार्ज होता है और 2 क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का पॉजिटिव चार्ज होता है। मीन्स इसका जो अगर आप पॉजिटिव चार्ज इसका निकालना चाहते हैं तो क्या की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे इतने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे 2 प्लस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो ये वाला चार्ज है इसको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान के 1 यूनिट बोल दिया जाता है, तो इसलिए इस पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो ये चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, प्रोवाइडेड वो मूव करे। बिकॉज ये अगर फॉर्मूला पे आप ध्यान दोगे इस वाले फॉर्मूला पे, तो यहाँ पे हमें फील्ड चाहिए, करंट चाहिए और लेंथ चाहिए। अब करंट कब आएगा, जब चार्ज मूव करेगा, बिकॉज करंट की डेफिनेशन होती है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स जब चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट आएगा। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट बोला गया है कि पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। तो अगर रेस्ट पे है तो आई हो जाएगा 0, और अगर आई 0 हो जाता है तो मतलब फोर्स भी हो जाएगा 0, मतलब कोई फोर्स एक्ट नहीं करने वाला। नाउ पार्टिकल्स मूव इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू फील्ड लाइंस। मतलब क्या है, पैरेलल टू फील्ड लाइन मतलब पैरेलल टू फील्ड, मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी में एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो थीटा है वो 0 है। अब ये कैसा पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, ओके, तो जहां जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। तो जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो वेलोसिटी की जगह हम करंट लिख सकते हैं। मींस करंट में और फील्ड में एंगल कितना है, 0 है। और करंट की डायरेक्शन ही कौन सी डायरेक्शन होती है, जिसकी लेंथ की डायरेक्शन होती है। मींस लेंथ और फील्ड में
एंगल 0। और आपको ये पता है कि जो साइन थीटा होता है तो फॉर्मूला में BIL साइन थीटा, ये एंगल किस में होता है? लेंथ में और फील्ड में एंगल होता है। तो अगर यहाँ पे लेंथ का फील्ड का एंगल 0 है, साइन 0 भी 0 होता है, तो फिर से फोर्स क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे एक शॉर्टकट ले सकते हो कि आप करंट और फील्ड के एंगल को सीधा थीटा बोल सकते हो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली लेंथ और फील्ड का एंगल 0 होता है, और वो बाय डिफॉल्ट लेंथ और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए आप दोनों को सेम डायरेक्शन लेके इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। बट ये आपके लिए बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए इन फ्यूचर कि आप लेंथ और फील्ड के एंगल से ही कैलकुलेशन करो, ना कि करंट और फील्ड के एंगल से। और साथ में ये भी रिमेंबर रखो कि करंट और लेंथ का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए हम एंगल को सेम ले सकते हैं। और जो पार्ट थर्ड आता है इसका, इट मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो सेम ऊपर वाला कंक्लूजन यूज करके हम बोल सकते हैं कि लेंथ और फील्ड में अब की बार एंगल होगा 90 डिग्री। तो अब की बार जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा BIL साइन 90, और साइन 91 होता है, तो आंसर इज BIL। तो दिस इज आवर आंसर, ये मैक्सिमम फोर्स है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। Describe an activity with label diagram to show the force act on a current carrying conductor placed in a magnetic field as its direction of current through the conductor. Name the rule which determine the direction of the force. तो इसके लिए हमें एक डायग्राम शो करना है जिस केस में जब भी करंट फ्लो हो तो वो कंडक्टर के अंदर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और वहां पे उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और जो रूल है वो तो आपको पता ही है कि रूल कौन सा है। रूल इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जो एक्टिविटी है उसका डायग्राम भी हम आपको शो करते हैं। सो यू कैन सी डायग्राम ऑन योर स्क्रीन। ये हमारा एक बेसिक डायग्राम सेटअप है जहाँ पे हम किसी कंडक्टर पे फोर्स एक्टिंग को शो कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स करे, एक्ट करे। तो जो सेटअप है हम आपको सेटअप शो कर देते हैं। यहाँ पे एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ एक वायर अटैच है, और ये वायर एक कंडक्टर से कनेक्ट की गई है। कंडक्टर है AB, ये जो आपका कंडक्टर है, और इस करंट कंडक्टर से करंट फ्लो करता है थ्रू वायर्स, और यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल B पॉइंट के साथ कनेक्ट। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, मीन्स B टू A फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन B टू A है। और यहाँ पे जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट के इसका नॉर्थ पोल नीचे है और इसका साउथ पोल ऊपर है, और ये एक फोर्स मैग्नेट है जो कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। इसका डिजाइन इस वे में किया जाता है। नाउ यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी, मीन्स अपवर्ड होगी। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शंस प्लॉट करते हैं तो डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेंगे। जो हमारी स्क्रीन की अप साइड है और जो हॉरिजॉन्टल साइड है, हॉरिजॉन्टल साइड को एक्स बोलते हैं, अप साइड को वाई बोलते हैं, और जो स्क्रीन से आउटवर्ड साइड है इसको हम जेड डायरेक्शन बोलते हैं। तो जो आपका ये कंडक्टर है B टू A, ये आपका Z डायरेक्शन के अंदर है, मींस जो करंट है, करंट Z डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव Z डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। नाउ जो फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, मींस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज इन वाई डायरेक्शन। तो B की डायरेक्शन क्या है? वाई डायरेक्शन। तो अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ट्राई करोगे सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, तो आपको अपने हैंड को इसी हिसाब से ओरिएंटेट करना होगा जिस हिसाब से हमने ये डायरेक्शन बताई। तो जो आपकी मिडल फर्स्ट फिंगर है वो आपकी फील्ड को डिनोट करती है। तो आपकी फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि आपके छत की तरफ होनी चाहिए। एंड
जो आपकी करंट को डिनोट करने वाली है वो किस तरफ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक्स डायरेक्शन में, सॉरी नॉट इन एक्स, इन जेड डायरेक्शन। तो जो आपकी फील्ड है मींस जो आपकी फर्स्ट फिंगर है जो कि फील्ड को डिनोट करती है वो आपकी वाई डायरेक्शन में होनी चाहिए, मींस आपका जो घर है, घर की जो रूफ है यानी छत है उसकी तरफ होनी चाहिए आपकी फर्स्ट फिंगर। और जो आपकी मिडिल फिंगर है जो करंट को डिनोट करती है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो जेड डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ आनी चाहिए। ओके, स्क्रीन से बाहर की तरफ यानी कि आपके फेस की तरफ होनी चाहिए वो फिंगर। तो आप ये पाएंगे कि जो आपका थंब है वो, अगर आप डायरेक्शन वाइज देखते हैं तो वो डायरेक्शन वाइज, दिस इज लेफ्ट, ये लेफ्ट डायरेक्शन होती है, राइट डायरेक्शन होती है, तो वो राइट टू लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, मीन्स लेफ्ट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो ये तो हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और अगर हम नॉर्मल निकालें तो वहां पे हम आई क्रॉस भी करेंगे, यानी एल क्रॉस भी करते हैं, और एल की और आई की डायरेक्शन सेम होती है तो जेड क्रॉस वाई करेंगे। और अगर हम फिर से वो बनाएं एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जेड से वाई पे जा रहे हो, मीन्स जेड से वाई पे जा रहे हो तो आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो, तो जेड से वाई जाने पे आपको एक्स मिलेगा बट वो नेगेटिव मिलेगा। सो माइनस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दैट्स हाउ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा बेसिक सेटअप है और इसके केस में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 24 फिनिश होता है। 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछा गया, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक मोटर ये आपके सिलेबस में नहीं है, पूरा का पूरा ये पार्ट मूव हो चुका है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। मीन्स जो आपका लेटेस्ट 2025 का 24-25 का सिलेबस है उसमें एज सच कोई ये टॉपिक नहीं है, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, जो इंडक्शन है वो भी आप सच एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये भी हमें करने की जरूरत नहीं है। ये शायद पहले 2020 तक होता था बट अभी आपके उसमें सिलेबस में एज सच तो नहीं है। बट हम आपको उसका बेसिक आइडिया दे देते हैं कि इसमें होता क्या है। ये हमने हमारी जो बोनस वीडियो है उसमें भी कवर किया हुआ है इसको, आपको बेसिक आइडिया देने के लिए। तो क्या होता है, इसमें हम दो कॉइल्स लेते हैं। दिस इज हमारे सपोज आवर कॉइल नंबर 1 और ये होती है कॉइल नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में एक रोड रख देते हैं, मेटल रोड, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर वे में पास होता है। हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में बताया था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं तो हम उनके अंदर सॉफ्ट आयरन की रोड डाल देते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ भी वही है, ये भी एक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट सी। अब जो हमारी प्राइमरी कोयल है, फर्स्ट कोयल है, इसको हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं सो दैट इससे करंट फ्लो। अब जैसे इससे करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड, हम दोनों को पास में ले आते हैं सो दैट, हाँ, तो जब हम इससे करंट फ्लो करवा रहे हैं तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड किससे पास होगी, सेकंड वाली कॉइल से पास होगी। तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे शो कर सकते हैं, वो ऐसे पास होगी। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए है, हमारा डायग्राम मतलब नीटली एक्यूरेट नहीं है। तो रूल ये है इंडक्शन का कि जब भी किसी कोयल के साथ, ये कोयल कहीं कनेक्टेड नहीं, हम जैसे इसमें क्या करते हैं, एक वो लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं, ताकि अगर इसमें कोई करंट हो तो हम उसको मेजर कर पाए। तो जब भी इसके साथ वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है और उसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस करंट। और ईएमएफ भी जनरेट होता है, या आप बोल
बोल सकते हैं कि पोटेंशियल या वोल्टेज भी जनरेट होता है तो उसको बोला जाता है इंड्यूस पोटेंशियल। ये दोनों जनरेट होते हैं और इसका यूज हम ट्रांसफॉर्मर्स में करते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उनमें भी किया जाता है। और ये क्यों जनरेट होता है? बिकॉज जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने इनर्शिया पढ़ा, इनर्शिया ऑफ मोशन, और ऐसे ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। तो ये तो थे मैकेनिकल इनर्शिया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक इनर्शिया भी होता है कि जो यहाँ पे इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जब उन इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगती है, तो उन पे एक फोर्स लगता है। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है VIR sin थीटा, और ये किस पे भी लगता है, जो चार्ज पार्टिकल है उन पे भी फोर्स लगता है। तो वो चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं उस फोर्स की वजह से, और फिर वो जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट से करंट जनरेट होता है, करंट से पोटेंशियल जनरेट होता है। दैट्स हाउ ये चीजें वर्क करती है। बट एज सच अभी मुझे आपके सिलेबस में ये दिखा नहीं, तो हम इसको इतना डिटेल में कवर नहीं करते। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन हम नहीं कवर करेंगे, 27 नहीं करेंगे, एंड 28 भी इंड्यूस करंट से रिलेटेड है, ये भी हम नहीं करेंगे। सो अब हम कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पूछा गया है सर्किट डायग्राम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ये आपके लिए एक एडिशनल डिटेल रहेगी। सो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस which can produce deflection when current passes through it. मीन्स ये क्या है, एक टाइप का डिवाइस है जब जिससे करंट आप पास करोगे तो ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कोई ये करंट को मेजर कर रहा हो। बट इसकी जो डिफ्लेक्शंस होती हैं वो अनकैलिब्रेटेड होती है, मीन्स उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, उनको किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं किया होता। जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और वहां पे आप बोलते हो कि आपको कोई भी जैसे 1 किलो मैगी दे दो, तो जो 1 किलो मैगी जब आप ले रहे हो, 1 kg आप मैगी ले रहे हो, तो उसके लिए वन किलोग्राम का एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड वेट है, आप उसके बराबर उसको लोगे। तो गैल्वेनोमीटर केस में ऐसा नहीं होता। गैल्वेनोमीटर के केस में डिफ्लेक्शंस तो होती है, बट उसके लिए कोई स्केल नहीं लगी होती कि यस ये एक एम्पियर की डिफ्लेक्शन है, ये 2 एम्पियर की डिफ्लेक्शन है, ये 3 एम्पियर की डिफ्लेक्शन। फिर हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को क्या कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। और जब हम इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एमीटर। सो आप ये बोल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके एमीटर बनाया जाता है, और फिर एमीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। सो दिस इज फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर को जब हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो फिर वो एमीटर की तरह काम करता है, और फिर उससे हम करंट मेजर कर पाते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 29 इज कंप्लीट। आगे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में मेंशन है, एक मेथड बताना है जिससे आप इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हो कॉइल के अंदर। तो हम आपको एक बेसिक सा मेथड बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आपके पास एक कॉइल होनी चाहिए, दूसरी एक एमीटर होनी चाहिए, सो दैट हम मेजर कर सकें कि यस, हम सर्टिफाई कर सकें कि यस करंट हुआ प्रोड्यूस। एंड थर्ड हमारे पास होना चाहिए मैग्नेट। तो नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी कोयल है, ये सपोज हमारी कोयल है, इसकी ये 2 वायर्स हैं, हम इनको यहाँ पे एक एमीटर से कनेक्ट करते हैं। और अब हमारे पास जो मैग्नेट है, सपोज दिस इज आवर मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। नाउ इस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, बार बार इस कोयल के पास से रैपिडली मूव करेंगे।
तो जब आप इसको ऐसे रैपिडली मूव करोगे कोयल के, अब ये कोयल के अंदर से भी जा सकता है या आप इसको कोयल के पास से भी मूव कर सकते हो, बट जितना ये कोयल के अगर अंदर से क्रॉस होता है तो उसमें आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब आप इस कोयल मैग्नेट को कोयल से बार बार इन एंड आउट मूव करवाओगे तो क्या होगा उस सिनेरियो में कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कोयल से पास हो रही है वो चेंज होगी, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक के फील्ड चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस करंट जनरेट होता है, और इंड्यूस करंट जब जनरेट होगा तो हमें एमीटर में डिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे। तो इससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि यस यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है। सो दैट्स हाउ आप इंड्यूस करंट जनरेट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हमारे पास टू कॉइल्स हैं जो दोनों इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर है। मींस हमारे पास एक ऐसे सिलेंडर है और ये नॉन कंडक्टिंग है, मींस इसके ऊपर कोटिंग की गई है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो एक से दूसरे के ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने वाली। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉइल है और यहाँ पे सेकंड कॉइल है। कॉइल 1 में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे ज्यादा टर्न्स है, यहाँ पे कम टर्न्स है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक की लगी हुई है की, और दूसरी में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर का हमने आपको पर्पस अभी जस्ट बताया है कि गैल्वेनोमीटर के केस में क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है जब भी कोई करंट पास होता है, बट आप उससे ये मेजर नहीं कर सकते कि करंट कितना है, बस आपको ये पता लग जाता है कि यस देयर इज ए करंट। सो नाउ ये बोला गया कि जब की इसको क्लोज कर दिया जाए, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया तो ये की क्लोज हो गई, तो जैसे ही क्लोज होगी तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल से पास होगी, और जब सेकंड फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी, एक रिफ्लेक्शन आएगी। सपोज कीजिए अगर हम गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसको ऐसे शो करें कि सपोज कीजिए ये गैल्वेनोमीटर मीटर की नीडल है, तो जो नीडल है ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, जब सपोज ये स्टार्टिंग में 0 पे है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी थोड़ी सी, और ये फिर वापस अपने 0 वैल्यू पे वापस आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्टार्टिंग में आपने की को प्रेस किया तो इस सर्किट के अंदर करंट बढ़ता है, करंट धीरे धीरे बढ़ता है, करंट सडनली नहीं बढ़ता, मीन्स हाँ हमारे स्केल पे सडनली बढ़ जाता है, हम उतना माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट सर्किट के रिस्पेक्ट में वो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जब तक वो करंट अपनी पूरी वैल्यू रीच नहीं कर लेता तब तक करंट इंक्रीज हो रहा है, और जब तक करंट इंक्रीज हो रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और दूसरी कोयल में करंट या इस फील्ड दूसरी कोयल में इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट तभी जनरेट होगा जब करंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कांस्टेंट फील्ड की वजह से कभी करंट जनरेट नहीं होता। तो जैसे ही आपने इसको की को प्रेस किया, करंट बढ़ रहा था, तो बढ़ते हुए करंट की वजह से सेकंड कॉइल में करंट जनरेट होगा और उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। अब कुछ टाइम के बाद वो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाने की वजह से इसमें जो करंट था वो कांस्टेंट हो जाएगा, करंट कांस्टेंट होने से फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, और अगर फील्ड कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे कोई करंट जनरेट नहीं होगा, तो ये वापस अपनी 0 वाली पोजीशन पे चली जाएगी। अब नाउ की को ओपन कर दिया गया, अब इस की को फिर से ओपन कर दिया जाता है, मीन्स हमने इसको ओपन कर दिया, तो इस सिनेरियो में जब आपने इसको ओपन कर दिया तो अब क्या होगा, फिर से इसके अंदर करंट रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, मीन्स क्योंकि अभी आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो अभी करंट कम होता होता 0 हो जाएगा, तो जब करंट रिड्यूस होना स्टार्ट होगा फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब फील्ड डिक्रीजिंग फील्ड है, फील्ड कम हो रही है बट फील्ड चेंज तो हो रही है, तो जब फील्ड चेंज हो रही होगी फिर से यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है, अब ये डिफ्लेक्शन अपोजिट्स में आएगी,
मीन्स नॉर्मली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का जीरो ना सेंटर में होता है ऐसे। तो अगर पॉजिटिव करंट डायरेक्शन पॉजिटिव में है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो ये सुई है, इसकी नीडल है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप बैटरी को रिवर्स कर दोगे या बैटरी को हटा दोगे सर्किट से तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। सो सिनेरियो ये होगा कि जब आपने इसको कनेक्ट किया तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है जिसका जीरो सेंटर में होता है, वो सपोज राइट साइड जाएगी, तो वो राइट साइड डिफ्लेक्शन शो करेगी। और राइट साइड में डिफ्लेक्शन करने के बाद जब करंट फिक्स हो जाएगा तो वो वापस सेंटर में आ जाएगी। अब जब आप यहाँ से की को वापस ओपन कर दोगे, अब सर्किट में करंट रिड्यूस होगा, तो अब ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन शो करेगी और जब सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा ये फिर से अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगी। सो दैट्स हाउ यहाँ पे जो टू केसेस हैं, दोनों केसेस में ऐसे रोल प्ले होगा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। अब हम 32 की तरफ जाते हैं। सो 32 में बोला गया है टू सर्कुलर कॉइल्स हैं पी एंड के, उनको एक दूसरे के पास रखा गया है। पी के अंदर करंट है और क्यू के अंदर करंट नहीं है, हमने उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। तो सिमिलर क्वेश्चन जो हमने ये वाला सिनेरियो है, बिल्कुल यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 32 कर देते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये हमारी पी कोयल है, ये हमारी क्यू कोयल है, सेम सेटअप। तो हमें ये बताना है कि अगर पी के अंदर करंट को चेंज कर दिया जाए तो क्यू के अंदर क्या होगा। तो जैसे ही पी के अंदर करंट चेंज होता है तो क्यू के अंदर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएंगे। नाउ ये बोला गया है कि वी बेस में अगर दोनों कॉइल्स को सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव किया जाए तो क्या होगा। नाउ सपोज कीजिए ये हमारी दोनों कॉइल्स हैं, हम दोनों को मूव करने लग जाते हैं। या तो हम दोनों को ऐसे मूव करें या हम दोनों को ऐसे मूव करें, प्रोवाइडेड अगर दोनों के बीच का स्पेस चेंज नहीं होता, मीन्स जो दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है अगर ये चेंज नहीं होता तो कोई इंड्यूस करंट नहीं आता। अगर दोनों के बीच का मोशन चेंज होता है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता है, तो दोनों के बीच में मोशन आएगा और उस सिनेरियो में करंट जनरेट होगा। बट अगर दोनों के बीच का स्पेस चेंज नहीं होता तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होने वाला। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 32 इज कंप्लीट। 33 की तरफ मूव करते हैं। In Faraday's experiment, if instead of moving magnet towards the coil, we move coil toward the magnet, will be the induced current justified and compare two cases। तो ऐसा आपके पास इंड्यूस करंट का टॉपिक तो है नहीं, बट हम फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट है। इनमें क्या किया गया था कि एक कोयल थी, ये ऐसे कोयल है और इसको हम बता देते हैं एक मिनट। ये हमारे पास एक ऐसे कोयल है और इसको ऐसे गैल्वेनोमीटर से साथ कनेक्ट किया गया। नाउ हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है और ये सपोज उसके नॉर्थ साउथ पोल। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने इस मैग्नेट को इस कोयल के आसपास मूव करवाया, इस कोयल से टू एंड फ्रो मूव करवाया। और जब उन्होंने इसको ऐसे टू एंड फ्रो मूव करवाया था कोयल से, तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसके अंदर क्या हुई थी, डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस हुई थी। तो इससे उन्होंने ये प्रूव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से कोयल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इसका रिवर्स करो, मीन्स अभी आप इसको मूव कराओ, तो अगर आप इसको मूव करवाओगे तब भी इनके बीच का स्पेस चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो फिर से अगेन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस होंगी। तो यस, इंड्यूस करंट होगा और डिफ्लेक्शंस भी होंगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। पास में आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो डिफ्लेक्शन होंगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आए अगर, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से की एप्लीकेशन पूछी गई है।
ये इंड्यूस करंट के लिए यूज होता है और आपके सिलेबस में ऐसा इंड्यूस करंट नहीं है, तो मतलब इसको आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल की हेल्प से आप क्या पता कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कहाँ पे होगा ये आप डायरेक्शन पता कर सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के रूल की हेल्प से। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट होता है, एंड बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे टोटल 47 क्वेश्चन हैं, तो इन नेक्स्ट वीडियो होपफुली all will be completed for this exercise। एंड अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही हो चीज़ों की, कंसेप्ट्स की, टॉपिक्स की, then please do like, share and subscribe to our channel. Share these videos with your friends as much as possible, and you can also watch our previous video on our channel. Name of the channel is Point Basics, and there is a playlist named Class 10 Physics. If you have your say neighbors or your friends who are studying in class 9, then we have a playlist also for class 9 with the same pattern where we have covered theory in detail and questions around at least 100 questions for each chapter with proper explanation. You can share that stuff also. So with this, please like, share and subscribe. It helps a lot to motivate us to make such videos, and keep on sharing, keep on watching, keep on studying. We will meet in next video with more questions. Till then, bye and thanks for watching.